चुप हो जा मेरी राज दुलारी बेटी, चुप हो जा। पता नहीं आज इतना ज्यादा क्यों रोई जा रही है। हे भगवान, इसका शरीर तो तेज बुखार से तप रहा है, अब क्या करूं। माधवी अपने फटे आंचल में अपनी नन्ही सी बेटी को, जो कुछ ही महीनों की थी, उसे ठंड के कहर भरे मौसम में गर्माहट देने की कोशिश करती है। तभी बर्फ के ओले गिरने लगते हैं, जिससे तंबू के अंदर एक फटे हुए कंबल में बैठी सब बच्ची कपकपाने लगती हैं। विभा दीदी, क्या है तुमको? बार बार क्यों कंबल खींच रही हो? मुझको ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो क्या सारा कंबल तुम अकेले ओढ़ोगी? चुपचाप से मुझको भी कंबल दो। ठंड से कपकपाते हुए सब कंबल की खींचातानी शुरू हो जाती है। तभी माधवी समझाती है, बेटी तुम लोग इस तरह से कंबल को खींचातानी करोगी तो ये भी फट जाएगा, फिर ठंड में बैठकर रात गुजारनी पड़ेगी। इस पर आशा रोते हुए अपने दिल की हसरत बताती है। माँ, इतनी ठंड के मौसम में हमारे पास केवल एक कंबल है और ओढ़ने के लिए हम 16 बहनें। ऊपर से हमारे तंबू की छत भी फटी है, बर्फ के ओले घर में आ रहे हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है, अब मैं क्या करूं। इतने में बर्फ के तूफान के चलते उस गरीब माँ और 16 बेटियों के सर से छत भी छिन जाती है और खुले आसमान के नीचे वो ठंड में ठिठुरने लगती हैं। आखिरकार माधवी की ऐसी भी कौन सी परिस्थिति रही होगी जो वह अपनी 16 बेटी को लेकर इस तरह रोड पर तंबू लगाकर एक कंबल में ठंड से जूझ रही है। क्या उनके पास ओढ़ने के लिए कोई गर्म बिस्तर नहीं है या बात कुछ और है? जहां दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में कमजोर दुबले शरीर की गरीब तकदीर की मारी माधवी ईंट भट्टी पर ईंट बना रही थी। हे भगवान, इस साल तो ठंड के मौसम में बाकी सालों की रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतनी ठंड में हाथ पैर भी जम रहे हैं, लगता है आज आसमान से आफत बरसने वाली है। इतने में ईंट भट्टी का खड़ूस ठेकेदार आकर चिल्लाने लगता है। अरे ओ माधवी, ये क्या सुस्त मुर्गों की तरह धीरे धीरे हाथ चला रही है? अभी तक तूने 100 ईंट भी नहीं तैयार की। अगर शाम तक तूने 1000 ईंट बनाने का कोटा पूरा नहीं किया तो पगार मत मांगना। नहीं मालिक, ऐसा गजब मत करना। मेरी 5 बेटियां हैं, उनका पेट भरवाने के लिए ही मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ। मैं ईंट बना लूंगी। अपनी 5 बेटियों के बारे में सोचकर वो गरीब माँ जल्दी जल्दी ईंट बनाकर इमारत बनाने में पहुंच जाती है। पूरी भट्टी बर्फ से ढक चुकी थी, जिस पर चलना शोले पर चलने जैसा था। जहां बाकी सब मजदूर ने गर्म शॉल स्वेटर पहने थे, सबके पैरों में चप्पल थी, माधवी नंगे पैर थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक चप्पल ले सके। हे विधाता, जमीन कितनी ठंडी है, शाम भी ढल रही है। मुझे जल्दी जल्दी काम खत्म करना होगा। घर पर मेरी बच्चियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। राधा दीदी, माँ कब आएंगी राशन लेके? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और देखो इस फटे कंबल में ठंडी ठंडी हवा घुस रही है। मुझे कुछ और ओढ़ा दो। इस एकमात्र कंबल के अलावा कुछ भी ओढ़ने को नहीं है। ऊपर से हमारे कमजोर घर की खिड़की भी तो टूटी हुई है, इसलिए हवा आ रही है। कहाँ हो तुम माँ? जल्दी से आ जाओ। दिन भर की मेहनत के बाद माधवी आटा दाल लेके घर आती है। राधा, तेरे बापू कहाँ हैं? घर में नहीं दिख रहे। माँ, बापू तो सवेरे सवेरे आपके पीछे ही निकल गए। इतने में नशे में धुत प्रमोद घर में आकर माधवी के हाथ में पैसे देखता है। अरे चल चल मेरी धन लक्ष्मी, मेरी रसमलाई, ये पैसे मुझे दे दे। तुमने फिर से शराब पी है? तुमने तो मुझसे आलू प्याज बेचने के लिए पैसे मांगे थे। खाली दिन भर दारू पीते हो। इस नशे के आगे तुमको कुछ दिखाई नहीं देता। बेटियां जवान हो रही है, डॉक्टर ने तुम्हें पीने के लिए बिल्कुल मना किया। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने बैठे हो? लानत है तुम जैसे मर्द पर, जो तुम्हारे होते हुए मुझे बाहर जाकर कमाना पड़ता है। ये सुनकर नशे की लत का शिकार प्रमोद मारपीट करने लगता है। साली 2 पैसे क्या कमाने लग गई है, मुझको भाषण देती है। हा? याद रख, पति परमेश्वर होता है और पत्नी पति के पैरों की जूती। चल हट यहाँ से। माँ, तुम ठीक तो हो? बस तुम पांचों के खातिर ही मैं अपनी जीती जागती लाश को ढो रही हूं, ताकि कल को दुनिया ये ना बोले कि पैदा करके मर गई। इसी तरह से दिन बीतते और दिन रात पीने की लत के चलते प्रमोद गुजर जाता है। जाड़े की एक रात माधवी को अपने घर के दरवाजे के बाहर से बच्चियों की रोने की आवाज आती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रही है, कितना कोहरा है। दरवाजा खोलिए, कोई अंदर है? मेहरबानी करके दरवाजा खोल दीजिए, वरना मैं और मेरी बहनें इस ठंड में मर जाएंगी। ये कैसी आवाज है? कोई मुझको पुकार रहा है। माधवी दरवाजा खोलती। उन सबकी हालत ठंड से बीमार जैसी थी और आंखों में एक उम्मीद थी। अरे बेटी, तुम सब कौन हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? कहाँ से आई हो? माँ तो मर गई है और हमें अनाथ कर गई है।
मरते वक्त माँ ने आपके नाम ये खत लिखा था। जैसे ही माधवी खत पढ़ती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माधवी, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपका घर तोड़ने वाली औरत मैं हूँ, जिसकी सजा भगवान मुझे दे चुका है। मैं कैंसर से लड़ रही हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जब तक आपको ये खत मिलेगा मैं दुनिया से जा चुकी होंगी। बस मेरी बेटियों को अपना लीजिएगा। इस मरती हुई माँ की अंतिम इच्छा को पूरा कर दीजिए। कहते हैं एक माँ के दिल से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं होता। माधवी उन 11 लड़कियों को अपने सीने से लगाकर उनके आंसू पोंछती है। रो मत मेरी बच्चियों, आज से तुम लोग मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। इस तरह माधवी 16 बेटी राधा, निभा, विभा, सुमन, पूजा, अनीता, आंचल, आशा, छाया, निधि, नुपुर, खुशी, रानी, भारती, कोमल, रेशमा को अपने जिगर का टुकड़ा बना लेती हैं। मगर एक कंबल में अब 16 बेटियों का सोना बहुत दूभर हो जाता है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। सारा राधा दीदी, सुमन दीदी, विभा, निभा दीदी ने ले लिया है। ये हमारा कंबल है और हम तुम्हें अपना कंबल नहीं देंगी। तुम सब चले जाओ हमारे घर से। तुम हमारी माँ की सगी बेटी नहीं हो। निभा, खबरदार, जो ऐसा कहा तो अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। अब से तुम 5 नहीं बल्कि 16 बहनें हो, समझी? जो मिलजुल कर रहते हैं, ईश्वर उन्हें देखकर खुश होते हैं। माधवी अपनी बेटियों के बीच में लगाव स्थापित करती है। तभी एक और नया दुख आन पड़ता है। बर्फ के तूफान में उसका कच्चा मकान गिर जाता है। उसे कंबल के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। माधवी 16 बेटियों को लेकर जनवरी के उस ठंड भरे महीने में सड़क पर आधी रात को चलने लगती हैं और जब सब थकने लगते हैं तो एक फुटपाथ पर कंबल ओढ़ कर बैठ जाते हैं। माँ, ठंड बहुत ज्यादा है। हमको अपने लिए तंबू लगाना होगा, वरना इस तापमान में हमारे शरीर का खून जम जाएगा। वैसे भी इस एक कंबल में हम 16-17 लोगों का बचना असंभव है। ठंड के मारे आड़ भी नहीं लिया जा रहा। हिम्मत मत हारो मेरी बेटियों, चलो हम अपने लिए झोपड़ी बनाते हैं। आशा, आंचल, विभा, निभा, जहाँ भी फूस या कुछ भी मिले तो ले आओ। माँ, मैं उस कचरादान में देखती हूँ कुछ मिल जाए। अनीता कूड़े में से एक फटी तिरपाल ले आई और बाकी लड़कियां पन्नियों और फूस लाती हैं। सब मिलकर तंबू लगाते हैं और आग जलाकर कंबल में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती है, ठंड का तापमान -डिग्री पर पहुंच जाता है। ऐसे में उनका तंबू टूट जाता है। क्या माधवी अपनी बेटियों को सर्द मौसम से बचा सकेगी? बस हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा मेरी बेटियों। हौसला रखो, थोड़ी देर में सूरज की किरण निकल जाएगी। माँ, हमारा कंबल ओस से भीग गया है। शरीर भी ठंडा पड़ रहा है। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे विधि लिखने वाले विधाता, कहाँ सोया हुआ है तू? मेरी बेटियां ठंड से मरने को है, कुछ तो चमत्कार कर। हाय सुहाग छीन लिया, बेआसरा कर दिया, दर दर की ठोकर भी खिलाई। अब क्या चाहता है? कुछ तो चमत्कार कर। माधवी की आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह कभी किसी बेटी का हाथ पैर मलती तो कभी किसी बेटी का। इसी तरह सवेरा हो जाता है। जहां वो देखती है रोड बनने के काम में बहुत सारे गरीब मजदूर औरत बच्चा लेके रोड बनाने में लगी थी। माधवी अपनी बेटियों को कंबल में छोड़कर काम मांगने आती है। साहब जी, मुझ गरीब को भी कोई काम दे दो, दया करो, बड़ी मजबूर हूँ। अरे बहन, इस तरह से हाथ क्यों जोड़ रही हो? मेहनत से कमाओ। ये रोड का काम अभी महीने भर चलेगा। एक दिन का 300 रुपए दिहाड़ी मिलेगा। वैसे हमें और मजदूरों की तलाश है। मेरे साथ मेरी बेटी भी काम कर लेगी साहब जी, बस आप डेली दिहाड़ी दे देना ताकि हम रोटी खा सकें। इस तरह माधवी के साथ उसकी बेटी भी मेहनत से सड़क बनवाती है, क्योंकि ठंड की वो कहर भरी रात एक कंबल में गुजारना बड़ा कठिन था। सब लोग पैसे जमा करके एक बड़ा सा कंबल लाती हैं और किराए का एक कमरा भी ले लेती हैं। माँ, हमें अब रोड पर रहने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अपना खुद का घर है और ओढ़ने के लिए गरम गरम मुलायम बड़ा सा कंबल भी। अब हम सुकून से सो सकती हैं। हाँ मेरी बच्चियों, अब हमें ठंड में जाकर रात नहीं काटनी पड़ेगी। हम इस नए कंबल में सोएंगी। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। निधि अपनी देवरानी का स्वागत करते हुए कहती है, माँ जी देखो तो मेरी देवरानी कितनी सुंदर आई है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, टुकड़ा। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। अब तुम दोनों ही इस घर को स्वर्ग बना के रखना। दोनों एक से बढ़कर एक आई हैं घर में। हाँ माँ जी। और स्नेहा, अब से ये तुम्हारा ही घर है और अब तुम इसे अपना ही घर समझना। दीदी, वैसे ये हमारा ससुराल कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, मतलब
मैं बुराई नहीं कर रही, पर मुझे थोड़ा सा लगा तो मैं बस कह रही हूँ। हाँ, छोटा तो है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी, जैसे हमें हुई है। स्नेहा अपने ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगती है। तो स्नेहा, बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? मुझे तो लगभग सभी कुछ आता है। आपको पता है दीदी, मेरे मायके में ना सबको शाही थाली बहुत पसंद थी, तो वहाँ मैं महीने में 1-2 बार तो शाही थाली जरूर ही बनाती थी। ये शाही थाली क्या होता है माँ? हमने तो कभी शाही थाली नहीं खाई। क्या आप लोगों ने कभी शाही थाली नहीं खाई है? दरअसल हमारे इतने अच्छे हालात नहीं है कि हम शाही थाली खा पाए। हाँ बहू, शाही थाली का तो पता नहीं कभी खा पाऊंगा। आधी जिंदगी तो निकल गई, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। शाही थाली क्या, शाही पकवान भी कभी नहीं खा पाऊंगा। आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? देखना एक ना एक दिन जरूर हम भी शाही खाना खाएंगे। बहू, तू अभी नई आई है ना, इसलिए तुझे लग रहा है कि ये सब हमारे लिए आसान है, लेकिन हम अपने हालातों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और शाही थाली क्या, हमारे नसीब में दाल चावल भी 2 वक्त के हो जाते हैं, यही हमारे लिए बहुत गनीमत होती है। स्नेहा, तुम इतनी चिंता मत करो, तुम अभी नई आई हो, धीरे धीरे तुम भी हमारे घर का रहन सहन समझ जाओगी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। स्नेहा अपने घर के हालातों को समझ रही थी। यहाँ पर तो सच में सब कितनी मुसीबत में रह रहे हैं। भगवान, मेरे ससुराल की मुसीबत कम कर दो ना। स्नेहा अपने ससुराल वालों के साथ काफी अच्छे से बर्ताव करती है। कुछ दिनों बाद सोनू जिद करने लगता है। माँ, मुझे भी शाही थाली खानी है। मैंने कभी शाही थाली नहीं खाई है। उस दिन चाची ने बताया था ना कि शाही थाली बनाती थी अपने मायके में, तो हमारे घर में भी क्यों नहीं शाही थाली बना सकती? सोनू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हें तो पता है ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। शाही थाली यहाँ पर संभव नहीं है। अगर होता तो मैं तुम्हें खुद ही बनाकर खिला देती, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप हमेशा ही ऐसे बोलती रहती हो। मुझे नहीं पता, मुझे भी शाही थाली खानी है। चाची, आप बनाओ ना शाही थाली। हाँ हाँ, घर में कमाने वाला एक है तो सब लोग फरमाइश कर रहे हैं। मैं इतना ही कमाता हूँ जिससे घर चल सके। शाही खाना खाने के लिए घर में 4 लोगों का तो हाथ लगाना ही चाहिए ना, लेकिन एक की कमाई से क्या ही होगा, ये किसी को नहीं समझना है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे जेठ जी के तो हालात ही ऐसे हैं कि वो कुछ काम नहीं कर सकते। अगर उनके हालात ठीक होते तो वो आपको ऐसे अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं लेने देते। अरे रहने दो, तुम अभी आई हो, धीरे धीरे तुम भी समझ जाओगी कि जो अकेले करता है वो बोलने क्यों लगता है। दरअसल दीपक का बड़ा भाई अपाहिज था। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। कुछ दिनों बाद निधि बाजार से कुछ सामान लेकर घर आ रही होती है। तभी पड़ोस की कुछ औरतें बात कर रही होती हैं। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, इस ठंड में तो कुछ भी काम नहीं होते हैं। गेहूं साफ करने, उन्हें धोना है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये सब मैं अकेले कैसे करूं। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बहन। इस ठंड में तो कोई काम में हाथ लगाने का मन नहीं करता है। मुझे खुद इतने सारे गेहूं धोकर साफ करने, कभी कभी तो मन करता है कि कोई 4 पैसे ले ले और ये छोटे मोटे काम करवा दे। और नहीं तो क्या, यहाँ भी कोई पैसे लेकर गेहूं धोकर साफ करवा के दे दे। मैं तो पैसे दे दूंगी, कम से कम इस ठंड में खुद तो काम करने से बच ही जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। निधि उन दोनों औरतों की बात सुनकर घर आ जाती है। देवर जी सही कह रहे हैं, वो बेचारे अकेले ही सब करते रहते हैं। अब कोई भी इंसान अगर अकेले काम करेगा तो थोड़ा परेशान तो हो ही जाएगा ना। मैं भी अगर किसी तरह से उनकी मदद करूंगी तो ही अच्छा रहेगा। निधि अगले ही दिन उन दोनों औरतों के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। हाँ बोलो, क्या काम है? कल मैंने आप लोगों की बात सुनी थी कि आप लोगों को कोई चाहिए जो गेहूं धोकर साफ करके दे दे आपको। मैं ये काम कर सकती हूँ। सच में? देख लो, ठंड बहुत हो रही है, कहीं बाद में नखरे दिखाओ। नहीं नहीं, मैं कोई नखरे नहीं दिखाऊंगी। दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और काम मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें गेहूं दे देती हूँ, तुम धोकर साफ करके दे देना और हाँ, गेहूं पिसवा कर देना। ठीक है, तुम यही मेरे घर के बाहर आंगन में गेहूं धोकर साफ कर दो। निधि गेहूं धोने लगती है कि तभी उसकी देवरानी उसे देख लेती है। ये जेठानी जी यहाँ क्या कर रही हैं? स्नेहा अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे स्नेहा, तुम यहाँ, मैं तुमसे घर पर बात करती हूँ, अभी तुम घर जाओ। स्नेहा बिना कुछ बोले घर आ जाती है। शाम को जब निधि घर आती तो स्नेहा सवाल करती है, दीदी आप वहाँ क्या कर रही थी और आपने वहां से मुझे ऐसे अचानक क्यों भेज दिया? दरअसल स्नेहा, बात यह है कि तुम्हें तो पता है कि घर के हालात कैसे हैं और सोनू हर दूसरे दिन शाही थाली की जिद करता रहता है। देवर जी भी अकेले कितना कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं भी किसी तरह से उनकी मदद कर दूं तो अच्छा रहेगा। दीदी आप उनकी बातों को दिल पर क्यों लगा रही हैं? वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं ना, आप क्यों काम कर रही हैं? मेरा काम करना जरूरी है स्नेहा, हमारे घर के हालात अच्छे नहीं है और अगर मैंने काम कर लिया तो क्या ही बिगड़ जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो दीदी,
अब आप अकेले काम नहीं करेंगी, बल्कि आपके साथ मैं भी काम करूंगी। और आपको ये सब काम करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पार्लर का थोड़ा बहुत काम आता है, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, तो ये सब मैं कर दूंगी। और मुझे सिलाई भी आती है, मैं आपको भी सिखा दूंगी। हम दोनों मिलकर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम मुझे सिखा रही हो? तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं नए साल पर सबको शाही खाना खिला सकूं। इसीलिए अब से मैं तुम्हारे मदद लेकर सीखूंगी भी। निधि और स्नेहा दोनों मिलकर अब नए साल में कुछ दिनों पहले से ही सिलाई और पार्लर का थोड़ा बहुत काम करने लगते हैं, जिनसे उनके कुछ पैसे की भी कमाई हो जाती है। अरे वाह निधि भाभी, आपको पार्लर का कितना काम आता था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं खामखा ही पार्लर जाती रही। अरे मैं आपके पास ही आ जाती। ये सब मुझे आता नहीं था, बल्कि मेरी देवरानी ने ही मुझे सिखाया है। अच्छा स्वीटी, सिलाई के लिए कोई काम हो तो बताना, वो भी हम देवरानी जेठानी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भाभी, अब तो मैं यहीं आऊंगी खुद भी, और अपनी सहेलियों को भी यहीं भेजने वाली हूँ। आप चिंता मत करो, नए साल से पहले ही आपका काम काफी चल जाएगा। इसी के साथ निधि और स्नेहा मिलकर खूब मेहनत करते हैं। थोड़े पैसे तो जमा हो गए हैं, लगता है इस बार हम शाही खाना जरूर खिला पाएंगे। वैसे स्नेहा, शाही थाली में क्या क्या होता है? शाही थाली में मटर पनीर, शाही पनीर, सोया चाप होता है, नान होता है और भी बहुत कुछ होता है। मिठाई भी होती है। भगवान बस आप हमारा साथ देना कि नए साल में हमारे परिवार की नई शुरुआत हो शाही थाली के साथ। दीदी आप इतनी चिंता मत करो, आज ही हम सामान लेकर आते हैं। वैसे भी कल तो नया साल है ना। हाँ लेकिन स्नेहा, तुमने पहले ही मेरी बहुत मदद कर दी है। नए साल का शाही खाना मैं खुद बनाऊंगी सबके लिए। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन सामान लेने हम दोनों साथ ही चलेंगे। उसी शाम दोनों देवरानी जेठानी शाही खाने के लिए सारी चीजें लेकर आती हैं और अगली सुबह निधि शाही खाना बनाती है और बहुत सी चीज बाहर से मंगवाती है। सब लोग जब एक साथ बैठते हैं और शाही खाना देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। ये इतना सब खाना कहाँ से आया? पैसे क्या पेड़ पर होते हैं क्या? या जो महीने का खर्चा दिया था उड़ा दिया आज ही? नहीं, पेड़ पर नहीं होते, बल्कि जेठानी जी ने कमाए हैं। जेठानी जी इतने टाइम से मेहनत कर रही थी ताकि वो नए साल पर अपने परिवार को शाही खाना खिला पाएं। छोटी माँ, ये शाही खाना है, ये तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अरे खाओगे तभी तो पता चलेगा, चलो खाओ जल्दी। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं अब तक हमेशा ही कोसता रहा, कमी निकालता रहा। लेकिन स्नेहा जो अभी कुछ दिन पहले आई है वो हमारे घर के हालातों को समझ रही है और मैं ही नहीं समझ पाया। भैया आप भी अपने छोटे भाई को माफ कर दो, अकेला पड़ गया था शायद, इसलिए ये सब बोल गया था। मुझे पता है मेरे भाई छोटे होने के बावजूद तुम बड़े भाई से ज्यादा फर्ज निभा रहे हो, लेकिन दीपक बेटे कभी भी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलो अब खुशी खुशी ये शाही खाना खाओ। देवर जी कोई बात नहीं, नए साल के दिन हमारी अच्छी शुरुआत हुई है, हमें इस बात की खुशी मनानी चाहिए। और सब लोग शाही खाना नहीं खाओगे क्या? अरे शाही खाने के इंतजार में तो कब से बैठा था, आज शाही खाना खाऊंगा, वो भी नए साल की शुरुआत में। तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्यार भरी खट्टी मीठी कहानी? क्या आप भी नए साल के दिन कुछ अलग, कुछ शाही खाना बनाते हैं? और इस साल आपका क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।